अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ बेज़ुबान थी ज़ुबान पार्ट 5। ज़मान ने चुपके से इधर उधर देखा। उस खिड़की से प्रोफेसर शब्बीर के ऑफिस में दाखिल हो गया। अगर प्रोफेसर शब्बीर इस सब में शामिल है तो यहाँ ज़रूर कुछ मिलेगा, ज़मान ने सोचा। ज़मान को अनिया का मैसेज मिल चुका था। ज़मान घूम कर प्रोफेसर शब्बीर की कुर्सी के पास आया, उसे हटाया और कुर्सी के सामने मौजूद टेबल के दराज खोलकर चेक करने लगा। टेबल के ऊपर बहुत सलीके से एक तरफ टेबल कैलेंडर पड़ा था, जबकि उसके साथ ही एक पेन बॉक्स पड़ा था। ज़मान को न जाने क्या सूझी, उसने एक पेन उठाकर अपनी जेब में रख लिया। ज़मान ने नीचे बैठकर अगला दराज खोला तो उसे एक डायरी नज़र आई। उसने डायरी खोली और उसके चंद सफ़े पलटे। डायरी में ज़मान के काम की कोई शय दर्ज नहीं थी। वो डायरी दराज में वापस रखने ही लगा था कि उसे दराज में एक कागज़ नज़र आया। उसने वो कागज़ निकाल कर डायरी वहीं रख दी। ज़मान ने वो कागज़ खोल कर देखा तो वो हैरतों के समंदर में डूब गया। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं आया, मगर वो सब हकीकत था। ये कैसे हो सकता है? ज़मान की आंखें हैरत से फैल गई। उस कागज़ पर ज़मान के दस्तखत मौजूद थे और अन्या के दस्तखत भी मौजूद थे, और वो कागज़ एक निकाहनामा था। अचानक उसे कुछ याद आया और वो इस हकीकत से ज़्यादा चौंक गया। अनिया कहाँ है? यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर सूरज की चमक आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ रही थी। शाम हो चुकी थी और सूरज गुरूब होने में 1-2 घंटे ही बाकी थे। ऐसे में लाइब्रेरी की इस शान से खड़ी बिल्डिंग के तहखाने में प्रोफेसर शब्बीर अनिया के सामने खड़े हंस रहे थे। तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि ये सब क्या है। खैर, तुम मुझे बताओ कि हमारा साथ दोगी या नहीं। प्रोफेसर शब्बीर ने उसे वही ऑफ़र की जो वो हर पकड़े जाने वाले स्टूडेंट को करते थे। कभी नहीं दूंगी, बल्कि आपको एक्सपोज करूंगी, अनिया ने गुस्से में चबा चबा कर कहा। इतने में एक और आदमी प्रोफेसर शब्बीर के बराबर आकर खड़ा हो गया। इस नए आने वाले आदमी ने सफारी सूट पहन रखा था। आप आप भी इस सब में इनके साथ हैं? अनिया वाकई हैरान थी। सुल्तान पाशा ने एक कहकहा लगाया और अज़बात में सर हिला दिया और फिर हंसते चले गए। फिर कुछ देर बाद संजीदगी से गोया हुए। तुम सोच नहीं सकती कि हम तुम्हारे जैसे लोगों का क्या हाल करते हैं, मगर हम तुम जैसी काबिल बच्ची को ज़ाय नहीं करना चाहते, इसलिए तुम हमारे पास रहोगी, सुल्तान पाशा ने कहा और एक साइड पर चला गया। कुछ लम्हों बाद अनिया के सर पर कुछ ज़ोरदार आकर लगा और वह अपने होश खो बैठी। अचानक ज़मान के जहन में एक ख्याल आया, अनिया कहाँ है? ये सोचकर ज़मान ने अपने हाथ में पकड़े कागज़ को फोल्ड करके पैंट की जेब में डाला और प्रोफेसर शब्बीर के ऑफिस से बाहर निकल आया। अब उसका रुख लाइब्रेरी की जानिब था। लाइब्रेरी के पास पहुंचकर उसने अनिया को मैसेज किया, मगर कोई जवाब न आया। लाइब्रेरी की बिल्डिंग की पिछली तरफ उसे वही वाइट कलर का मिनी ट्रक नज़र आया। ज़मान ने एक पल रुक कर कुछ सोचा और फिर अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। अंदर जाकर उसे जल्द ही बेसमेंट की सीढ़ियाँ नज़र आ गई। ज़मान ने आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू किया। कुछ सीढ़ियाँ उतरकर ही उसे सारा मंजर नज़र आ गया। वो सफ़ेद सफ़ूफ भी, अनिया भी और प्रोफेसर शब्बीर और सुल्तान पाशा भी। ये सब देखकर ज़मान चुपचाप ऊपर वापस चला गया। ऊपर आकर ज़मान ने मईज़ को एक मैसेज लिखकर सेंड किया और फिर फ़ोन जेब में रखकर नीचे उतर आया। तुम भी इसके पीछे पीछे आ गए, मगर अफसोस कि इसकी तरह पकड़े गए। 2 लड़कों ने ज़मान को मजबूती से थाम रखा था, जबकि सुल्तान पाशा सामने खड़ा हंस रहा था। इसकी तलाशी लो और फ़ोन वगैरह छीन कर मेरे डेरे पर भिजवा दो, ये कहकर वो वापस चला गया। अनिया की आँख खुली तो उसका हाथ सर के पिछले हिस्से की जानिब उठा, मगर ये क्या, उसके हाथ तो बंधे हुए थे। उसने उठकर आसपास देखा तो खुद को एक कमरे में बंद पाया। ये एक खुला सा कमरा था जिसके 2 दरवाजे आमने सामने थे और बैठने के लिए कमरे में सिर्फ 2 कुर्सियां रखी थी। कमरे में एक पीले रंग का बल्ब जल रहा था और कमरे के एक कोने में सूखी घास काट कर जलाने के लिए तरतीब से रखी गई थी। ये कौन सी जगह है? अनिया ने हैरान होकर सोचा। वो एक दरवाजे के सामने गई और उसे खोलना चाहा तो वो लॉक था। दूसरा दरवाज़ा भी उसी तरह लॉक था। अभी वो दूसरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी कि पहला दरवाज़ा खुला और किसी ने उसे धक्का देकर अंदर की जानिब फेंका और दरवाज़ा ठक से बंद कर दिया। उसके हाथ भी अनिया की तरह ही बंधे हुए थे। तुम यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ गए? अनिया ने तल्खी से हंसकर ज़मान से कहा।
तो वो नज़रें चुरा गया। तुम्हें तो मदद लेकर आना चाहिए था, अनिया ने अगली बात उससे गुस्से से कही। कुछ करो ज़मान, अब तो रात भी हो गई है। कुछ देर बाद अनिया ने कुछ परेशानी से कहा और वहाँ कमरे में टहलने लगी। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अनिया ने टहलते हुए झिल्ला कर कहा, जबकि ज़मान आराम से ज़मीन पर बैठ चुका था। कुछ तो करना होगा, लेकिन अनिया ने अपने हाथ हिलाने चाहे तो उसे याद आया कि उसके हाथ तो बंधे हुए हैं। पहले किसी तरह इनको खोलना होगा। अनिया की इस बात पर ज़मान ने इस जानिब देखा तो दोनों की नज़रें मिली। ऐसे क्या देख रहे हो, कुछ करो ताकि हम यहाँ से निकल सके। उसके यूँ देखने पर अनिया ने बेजारी से उसे कहा और फिर वहीं बैठ गई। ज़मान ने कमरे में निगाह दौड़ाई तो उसे कुछ खास दिखाई न दिया, मगर ऊपर कमरे की छत में एक रोशनदान खुला था। गांव के डेरों के कमरों की छत पर ऐसे ही रोशनदान बने होते हैं, ताकि जब वहाँ दोस्त मिलकर कोई महफिल वगैरह लगाए तो सिगरेट या हुक्के का धुआं कमरे में जमा ना हो। हम यहाँ से निकल सकते हैं, मगर ये हाथ, ज़मान ने सोचा, मगर इसके हाथ भी बंधे हुए थे। हमें एक दूसरे के हाथ खोलने होंगे, मगर मैं अपनी बात अनिया को कैसे समझाऊं, ज़मान ने बेबसी से सोचा। ज़मान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो इसके सिवा कुछ ना निकला, मगर अनिया ने उसके यूं करने पर उसकी जानिब देखा। क्या हुआ ज़मान? अनिया वहाँ से उठकर उसके सामने आ बैठी। ज़मान ने सर के इशारे से अपनी कमर पे बंधे हाथों की तरफ इशारा किया। हाँ ज़मान, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, अनिया ने थके हुए लहजे में उससे कहा। इसकी बात सुनकर ज़मान ने अपने दांत मजबूत अंदाज में बजाए। मैं अपने दांतों से तुम्हारी रस्सी काटूं? तुम्हारा दिमाग खराब है? इतनी मोटी रस्सी मैं दांतों से कैसे काटूं? अनिया ने अब की बार कुछ गुस्से से कहा। ज़मान ने चाहा कि अनिया की बात ना समझने पर सर पीट ले, मगर इसमें उसका कोई कसूर भी नहीं था। उसने एक बार फिर कोशिश करते हुए अपने दांत जोड़कर अपने सर को इस अंदाज में हरकत दी जैसे कोई रस्सी खोलता है। ओह, मैं समझ गई, तुम चाह रहे हो कि मैं अपने दांतों से तुम्हारी रस्सी खोलूं? अनिया ने इससे पूछा तो ज़मान ने झट से इस बात में सर हिला दिया। ज़मान उठकर खड़ा हो गया और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अनिया भी उसके पीछे आ खड़ी हुई और अपने दांतों से उसकी रस्सी खोलने की कोशिश करने लगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद अनिया ने अपने दांतों से ज़मान के हाथों की रस्सी खोल दी। हाथ खुलने पर ज़मान ने उन्हें पुरसुकून अंदाज में हिलाया। अब मेरी भी रस्सी खोल दो। ज़मान ने झट से अनिया की रस्सी भी खोल दी। अब बाहर कैसे निकले? अनिया की इस बात पर ज़मान ने सर उठाकर उस रोशनदान की जानिब देखा। दूसरी तरफ यूसुफ मेंशन में रात के खाने के लिए सब लोग डाइनिंग टेबल पर जमा थे। खाना अच्छे माहौल में खाया जा रहा था। यूसुफ शाह खाना ख़त्म करके पानी पी रहे थे जब उन्होंने ज़मान की गैर मौजूदगी महसूस की और इकरा से उसके मुतालिक पूछा। आपके छोटे साहबजादे कहाँ तशरीफ़ फरमा है? उनका अंदाज सादा सा था। पता नहीं, शायद दोस्तों के साथ हो, उसने मुझे बताया नहीं, इकरा ने जवाब दिया। आज जब आए तो मेरे पास भेज देना, यूसुफ साहब ने इकरा से कहा तो उन्होंने मायदा को यही बात कह दी। ठीक है मॉम, मैं उन्हें कह दूंगी। अब दूसरी तरफ रात पूरे आसमान पर अपना आंचल फैलाए हुए थी। ऐसे में सुल्तान पाशा के डेरे इस कमरे में रात के अंधेरे से बचने के लिए पीला बल्ब रोशनी बिखेर रहा था। बाहर आसमान पर चौधरी का चांद बंद कमरे से दिखाई नहीं देता था। तुम ऊपर क्या देख रहे हो? ज़मान के यूं मुसलसल ऊपर देखने पर अनिया ने भी सर उठाकर रोशनदान की जानिब देखा। क्या हम यहाँ से निकलने वाले हैं? अनिया ने कुछ घबराए हुए अंदाज में ज़मान से पूछा तो उसने सादगी से हाँ में सर हिला दिया। ज़मान ने कमरे में मौजूद इन दोनों कुर्सियों को एक दूसरे के ऊपर रखा और अनिया को इशारे से उसे पकड़ने का कहा। अनिया ने समझकर कुर्सियों को थामा तो ज़मान उनके ऊपर चढ़कर खड़ा हो गया और अपने बाजू लंबे करके रोशनदान का किनारा पकड़ने की कोशिश की, मगर रोशनदान कुछ ऊंचाई पर था। ज़मान ने एक नज़र मुड़कर अनिया को देखा और अपनी हथेली की मुट्ठी बनाकर इशारे से उसे कुर्सियाँ मजबूती से पकड़ने को कहा। अनिया के ऐसा करने पर ज़मान ने छलांग लगाकर रोशनदान के किनारे को पकड़ने की कोशिश की और इस बार वो कामयाब रहा, मगर उसके पाँव के नीचे कोई सहारा न था। अनिया ने फ़ौरन कुर्सियाँ छोड़कर उसके पैरों को थामा और उसे ऊपर चढ़ने में मदद दी। ऊपर चढ़ने के बाद ज़मान ने अनिया को आने का इशारा किया। अनिया कुर्सियों पर चढ़ी और अपना हाथ लंबा करके ज़मान का हाथ थामकर उस पीले बल्ब की रोशनी वाले कमरे की छत पर आ गई। अनिया को ऊपर खींचने की वजह से ज़मान का सांस फूल चुका था, जबकि अनिया हैरान परेशान सी आसपास का इलाका देख रही थी। ज़मान, हम कहाँ पर हैं?
ये कौन सी जगह है? अनिया ने जमान से पूछा। जमान ने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा और अपनी उंगली से हवा में लिखकर अनिया को बताया, मगर अनिया को कुछ समझ न आया। कौन सी जगह है? दोबारा लिखो। अनिया के कहने पर जमान ने दोबारा लिखकर उसे बताया। ये सुल्तान पाशा का गांव है और ये जगह उनका डेरा है। अब हम कहाँ जाएंगे? अनिया, जो एक बहादुर और होशियार लड़की थी, इन हालात का सामना करते करते थक गई थी या शायद घबरा गई थी। जमान ने इशारे से उसे चलने का इशारा किया और छत के किनारे तक गया। अपनी मतलूबा शय वहाँ ना पाकर वो दूसरे किनारे पर गया और फिर उसने अनिया को भी वहां आने का इशारा किया। छत के इस किनारे पर कमरे की दीवार के साथ एक और दीवार थी जिस पर उतरकर वो दोनों आराम से ज़मीन तक पहुंच सकते थे। पहले अनिया उतरी और उसके बाद जमान ने भी इस दीवार पर कदम रखकर नीचे छलांग लगा दी। अब वो दोनों सुल्तान पाशा के डेरे से बाहर थे और वो दीवार यकीनन डेरे की जगह का अहाता करने के लिए थी। नीचे उतरकर जमान ने अनिया को सर के इशारे से भागने का कहा और फिर वो दोनों वहां से अंधाधुन भाग खड़े हुए। वो दोनों गांव की कच्ची सड़क पर दूर भागे जा रहे थे और चौदवी का पूरा चांद आसमान पर नजर रखे हुए था। चौधरी का चांद इस घर पर भी अपनी इस शान से चमक रहा था, मगर इस वक्त इस घर में सिर्फ 3 अफराद मौजूद थे। रात का खाना खाने के बाद वो तीनों लाउंज में विराजमान थे, जब मोमिना को अनिया के मुतालिक ख्याल आया। अनिया किधर है अम्मी? मुसरत बुआ ने चाय का घूंट पीकर उसे जवाब दिया। पता नहीं, कह रही थी किसी काम से जा रही हूँ, हो सकता है स्टडी के सिलसिले में गई हो। वो अक्सर घर लेट ही आती है, मुसरत बुआ ने कहा तो मईस का झुका हुआ सर मजीद झुक गया। क्या हुआ मईस, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुमने आज खाना भी ठीक से नहीं खाया, कोई परेशानी है क्या? चाय पीती मोमिना ने भी एक चोर नज़र मईस पर डाली। दरअसल मुमानी जान, मुझे अनिया की फ़िक्र हो रही है। तुम फिक्र मत करो, वो आ जाएगी। लापरवाह बच्ची नहीं है अनिया, मुसरत बुआ ने कहा। मोमिना ने चाय का कप साइड पर रखा और अनिया को कॉल मिलाई। उसका नंबर बन जा रहा है अम्मी। मोमिना ने राब्ता ना मिलने पर फ़ोन कान से हटाकर मुसरत बुआ को बताया। हो सकता है उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई हो। तुम बेकार में मुझे टेंशन मत दो। मुसरत बुआ ने मोमिना को झिड़क दिया। इस पर मोमिना ने मुंह बनाकर अपना कप वापस उठा लिया। मुमानी जान, मईज़ ने मुसरत बुआ को पुकारा। बोलो बेटा। मुसरत बुआ ने उसके सते हुए चेहरे की जानिब देखा। मुमानी जान, असल में अनिया मुझे बताए बगैर मेरे ही काम के सिलसिले में गई है और जहाँ तक मुझे इल्म है वो ख़तरे में है। मईज़ के कहने पर मुसरत बुआ के साथ साथ मोमिना को भी झटका लगा। मईज़, मुझे पूरी बात बताओ। मुसरत बुआ ने ज़ब्त से कहा तो मईज़ ने उन्हें सारी बात बता दी। अब शो टाइम होने वाला है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, हो सकता है सारी रात लग जाए। आप परेशान मत होना, मैं उसे ले आऊँगा। मईज़ ने उठते हुए कहा तो मोमिना भी उठ खड़ी हुई। मैं भी आपके साथ चलूँगी। नहीं, तुम मुमानी के साथ रुको और उनका ख्याल रखो। मईज़ ने उसकी तरफ देखने से एतराज़ बरता। अम्मी के साथ आज रात परवीन बाजी रुक सकती है, मैं अनिया को ढूंढने चलूँगी, मोमिना ने ज़िद करते हुए कहा तो मईज़ ने मज़ीद एहतजाज न किया। चौधरी के चांद की चांदनी में एक आदमी अपने हाथ में खाने का सामान लिए सुल्तान पाशा के डेरे की जानिब बढ़ रहा था। वहां पहुंचकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें हैरत से फट गई। जल्द ही उस आदमी की हैरत की जगह शदीद परेशानी ने ले ली, क्योंकि उनके कैदी भाग चुके थे। इस आदमी ने परेशानी के आलम में सुल्तान पाशा का नंबर मिलाया और उसे सारा वाक़या बताया। तुम सब लोग कहाँ मर गए थे? ऐसे कैसे भाग गए वो दोनों? सुल्तान पाशा सख्त बरहम था। पता नहीं साहब जी, हमने तो इन दोनों को बांध कर रखा था और दरवाजे तो दोनों बाहर से बंद थे। उस आदमी ने डरते डरते अपनी सफाई दी, जबकि दूसरी तरफ सुल्तान पाशा की परेशानी और बेचैनी आसमान से बातें कर रही थी। तुम सब लोग पूरे गांव में फैल जाओ और गांव के आने जाने वाले रास्तों पर अपने आदमी खड़े करो, जहां वो दोनों मिले ठिकाने लगा दो। सुल्तान पाशा ने कहकर ठक से फ़ोन बंद कर दिया। फरमान जारी हो चुका था और चांद की चांदनी इस फरमान की खामोश गवाह थी। वो दोनों रात के वक्त भागते जा रहे थे जब जमान अचानक से एक दूसरी सड़क पर मुड़ गया तो अनिया भी उसके पीछे हो ली। अब क्या करें, किधर जाए? हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं है कि किसी को मदद के लिए बुलवा सके। अनिया की सांस भागने की वजह से फूल चुकी थी और वो अपने दोनों हाथ कमर पर रखे सांस बराबर कर रही थी। जमान उसकी जानिब मुड़ा और उससे हवा में उंगली से कुछ लिखकर कहा, ये छत फलांग कर दूसरी जानिब चलो। जमान की इस बात पर अनिया ने इससे सवाल किया, क्यों? हम इधर क्यों जाए? अनिया के कहने पर जमान ने फिर से
उंगली से सवाल लिखकर अपना सर नफ़ी में हिला दिया, जिसका मतलब ये था कि कोई सवाल मत करो। अनिया ने बात समझकर वो दीवार फलांगी और दूसरी जानिब चली आई। ज़मान भी उसके पीछे दूसरी जानिब चला आया। ऐसे हालात में अनिया के साथ एक नौजवान था जो भागने और जान बचाने में उसकी मदद कर रहा था, तो अनिया के लिए काफ़ी था। ये तो किसी की हवेली लगती है। अनिया ने चांदनी में नहाई आज सामने खड़ी इमारत को देखते हुए कहा। ज़मान ने उसकी बात के जवाब में इस्बात में सर हिला दिया और आगे बढ़ गया। वैसे ही किसकी हवेली है, यहाँ कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा? अनिया ने फिर सवाल किया। वीसी, ज़मान ने सादगी से मुड़कर उसे उंगली से लिखकर बताया। अनिया की आंखें हैरत से फट गई। ये सुल्तान पाशा की हवेली है और तुम मुझे यहाँ ले आए हो? अनिया को ज़मान के इस इक़दाम में कोई अक्लमंदी दिखाई न दी। ज़मान एक बार फिर अनिया की जानिब मुड़ा और उसे गुस्से से घूरने लगा। ओके, तुम मुझे वहाँ से निकाल कर लाए और अब हम यहाँ भी सेफ होंगे। अनिया ने बात करते करते हाथ उठा दिए तो ज़मान भी अंदर की जानिब बढ़ा। अंदर जाने के लिए ज़मान ने वहाँ मौजूद लाउंज की एक खिड़की खोली। वैसे हम यहाँ पक्का सेफ है ना? अनिया ने इस बार डरते डरते फिर से पूछा, तो ज़मान ने झल्लाहट में तंग आकर अपना हाथ अपने माथे पर दे मारा। हाँ, हम यहाँ बिल्कुल सेफ है, चलो अंदर चलो, मुझे यहाँ ठंड लग रही है। अनिया ने ज़मान की जानिब देखा और उसके तासुरात देखकर बात संभालते हुए कहा। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ पीछे एक कालीन पर बैठे अपनी सांस बराबर कर रहे थे। मुझे भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अनिया ने कहा तो ज़मान जो उसके सामने बैठा था उसे देखने लगा। लाउंज के अंदर रोशनी नहीं थी, जिसकी वजह से ज़मान अनिया का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। अलबत्ता खिड़कियों से छन कर आती चांद की चांदनी काफ़ी ज़्यादा थी। ज़मान जब मुसलसल उसे देखे गया तो अनिया ने भी उसका यूँ देखना महसूस किया और उसकी जानिब देखा। ज़मान, क्या बात है? ज़मान ने सर झटक कर अपना सर झुका लिया। फिर उसने सर उठाया तो वो काफ़ी परेशान लग रहा था। कोई बात है क्या? अनिया के परेशान होकर पूछने पर ज़मान ने इस बात में सर हिला दिया और अपनी जेब से एक छोटा सा चौकोर कागज़ निकाला। ये क्या है? अनिया इसके सामने से उठकर उसके साथ आ बैठी। ज़मान ने वो चौकोर कागज़ अनिया को पकड़ा दिया। अनिया ने जब उसे पकड़ा तो उसे पता चला कि ये एक फोल्डेड कागज़ है। अनिया ने उसकी तह खोली और एक खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई ताकि चांद की रोशनी में उसे पढ़ सके। अनिया खिड़की की जानिब मुंह मोड़े खड़ी थी, जबकि ज़मान अपनी जगह पर बैठा उसकी पुश्त देख रहा था। जब अनिया मुड़ी तो उसकी हालत अजीब सी थी। उसकी आंखों में बेयकीनी गहराई थी और उसके लब और हाथ हौले हौले कपकपा रहे थे। ये क्या है? इससे बोला नहीं जा रहा था। ज़मान ने अपना सर फिर से झुका दिया। आधी रात को वो गाड़ी सड़क पर दौड़े जा रही थी। आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो चुके थे। हम किधर जा रहे हैं? मोमिना ने सर घुमाकर गाड़ी चलाते मईस से पूछा, जिसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे। पुलिस स्टेशन। तो अनिया किधर है? मोमिना ने अगला सवाल किया। तो मईस ने सर घुमाकर उसकी जानिब देखा। मोमिना, सिर्फ अकेली अनिया खतरे में नहीं है, बल्कि ज़मान भी उसके साथ खतरे में है। मईस की इस बात पर मोमिना ने नासमझी से उसकी जानिब फिर से देखा। कि क्या मतलब? मोमिना ने सवाल किया। मैंने मुमानी को पूरी बात नहीं बताई, वरना वो परेशान होती। मईस कुछ लम्हे खामोश रहा। अनिया के साथ ज़मान भी यूनिवर्सिटी गया था। जब अनिया ने मुझे वीडियो सेंड की, उसके बाद वो शायद पकड़ी गई और ज़मान को ये सब पता चल गया और वो भी उसको बचाने के चक्कर में पकड़ा गया। मगर ज़मान ने जाने से पहले मुझे एक मैसेज सेंड किया था, ये कहकर कि मईज़ ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और ज़मान का मैसेज मोमिना को दिखाया। मईज़, मुझे कुछ देर पहले अनिया की सेंड की हुई वीडियो मिली तो मैं इसके पीछे गया, मगर वो पकड़ी गई है। मैं भी उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। इस सब में प्रोफेसर शब्बीर के साथ हमारी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी शामिल है। अगर मैं 3 घंटों में तुमसे राब्ता ना करूँ तो समझ लेना कि हम दोनों मुश्किल में हैं। ज़मान का मैसेज पढ़कर मोमिना ने उसका फ़ोन डैशबोर्ड पर रख दिया। फिर अब? मोमिना ने पूछा। हमारे पास तुम्हारे प्रोफेसर के खिलाफ सबूत है। वो वीडियो और उसमें वहाँ काम करने वाले काफ़ी लड़कों का चेहरा नज़र आ रहा है। हम पुलिस की हेल्प लेकर तुम्हारे प्रोफेसर को पकड़ेंगे और उससे पूछेंगे कि वो दोनों किधर है। मईज़ उससे अपना प्लान बताकर खामोश हो गया। एक बात कह सकता हूँ? कुछ देर बाद मईज़ ने उससे कहा। क्या? मोमिना ने भी संजीदगी से जवाब दिया। उस रात तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। प्लीज़ अब चुप करके सुन लो। मोमिना ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि मईज़ ने उसे रोक दिया।
मैं उस रात तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा था कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता। दरअसल मैं चाह रहा था कि ये काम पूरा कर लूँ, फिर उसके बाद मुमानी से बात करूँ। इस बार मम्मा ने बहुत ज़ोर देकर कहा है कि शादी कर लो, मगर मैं पहले तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इस रिश्ते पर राज़ी हो। मईज़ ने ये कहकर उसकी जानिब देखा तो उसका सर झुका हुआ था। उसने गौर से देखा तो वो रो रही थी। मईज़ ने घबराकर गाड़ी एक तरफ रोकी। तुम तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम राज़ी नहीं हो तो मैं मना कर दूंगा। मोमिना मुसलसल रोए जा रही थी। यार चुप करो, वैसे ये रिश्ता मामू और मम्मा की मर्जी था, मगर मैं भी तुमसे थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड था। मईज़ ने अपनी बात मुकम्मल की। इंटरेस्टेड था? क्या मतलब आपका? मोमिना ने एकदम सर उठाकर गुस्से में कहा। मईज़ एक लम्हे को कंफ्यूज हो गया और फिर मोमिना के इस रिएक्शन का मतलब समझकर हंस दिया। मतलब तुम इस रिश्ते पर राज़ी हो? मईज़ ने उससे पूछा तो उसने अपने आंसू साफ करके चेहरा खिड़की की जानिब कर दिया। पहले हम अनिया और जमान को ढूंढ ले, फिर बताऊंगी, मोमिना ने कहा तो मईज़ ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि अब क्या होगा ज़मान और अनिया के साथ। क्या मोमिना और मईज़ इन दोनों को बचाने में कामयाब हो सकेंगे? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।